हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सच विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 005 क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशन के ब्लॉक 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ब्लॉक 1 डाटा कलेक्शन एनालिसिस में आपके 4 यूनिट्स कवर होते हैं, जिसमें कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर्स एंड रिडंडेंसी एंड मेजर ऑफ वेरिएशन एंड स्क्यूनेस। मैंने चारों यूनिट्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देखिएगा। आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट आर द प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, एक्सप्लेन विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इग्नू वालों को ऐसे पसंद है 3-4 क्वेश्चंस को मर्ज करके एक टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस निकालने के, और ये आपके लिए भी अच्छा है, आपको लिखने के लिए मटेरियल ज्यादा मिलता है। जितना ज्यादा एग्जाम में लिखोगे, जितने बड़े आंसर्स लिखोगे, आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलने के पॉसिबिलिटीज रहती हैं, चांसेस रहते हैं। तो पहला हमारा है प्राइम डाटा। प्राइम डाटा क्या होता है, मैं ऑलरेडी जब आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियोस में कि प्राइम डाटा होता है जो आप खुद कलेक्ट करते हो ग्राउंड लेवल पे जाके। सेकंड डाटा कौन सा होता है, जो आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन का डाटा, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्राइम डाटा कलेक्ट किया होता है, आप उसको यूज कर रहे हो तो आपके लिए सेकेंडरी बन जाता है। जैसे वर्ल्ड बैंक ने कोई डाटा कलेक्ट किया है, गवर्नमेंट ने कोई डाटा कलेक्ट किया है, IMF ने कोई डाटा कलेक्ट किया है, तो आप उसको अपने लिए रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हो, तो वो सेकंड डाटा है। कोई पब्लिकेशन है या कोई मीडिया ने कोई डाटा कलेक्ट करके पब्लिश किया, आप उसको यूज कर रहे हो। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, पहले प्राइम डाटा की बात कर लेते हैं। प्राइम डाटा जो होता है, इट इज अ ओरिजिनल सोर्स ऑफ डाटा, आपने कलेक्ट किया है तो ओरिजिनल सोर्स रहता है। इट इज पॉसिबल टू कैप्चर द चेंजेस अकरिंग इन द कोर्स ऑफ टाइम। जो चेंजेस आ रहे हैं आप खुद ही उनको देखते हो और खुद ही कलेक्ट करते हो, तो वो ज्यादा अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं डाटा कलेक्शन के अंदर। इट फ्लेक्सिबल टू एडवांटेज रिसर्चर, जो आपको डाटा चाहिए आप उसके हिसाब से चीजें क्वेश्चन बना के या उस तरह का डाटा कलेक्ट कर सकते हो, है ना। अगला है एक्सटेंसिव रिसर्च स्टडीज बेस्ड ऑन द प्राइमरी डाटा। जो बड़ी बड़ी रिसर्च होती हैं वो प्राइम डाटा के लिए कलेक्ट करके की जाती हैं, ताकि रिलायबिलिटी रहे, उसका रिलेवेंस रहे। अब डिसएडवांटेज क्या होते हैं प्राइम डाटा के, प्राइम डाटा इज एक्सपेंसिव, ठीक है, आपको खुद कलेक्ट करना है, आपको लोग हायर करने पड़ेंगे उसके लिए, आपको क्वेश्चनर तैयार करना पड़ेगा, जा जाके डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। साथ ही साथ वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है ना। इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव रिसर्च पर्सनल हु आर स्किल्ड, आपको स्किल्ड लोग चाहिए डाटा कलेक्ट करने के लिए। एंड इट इज डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर। तो ये सब क्या है, डिसएडवांटेज है प्राइम डाटा के। दूसरी तरफ सेकंड डाटा का एडवांटेज क्या रहता है कि इकोनॉमिकल है, सस्ता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी उसे कलेक्ट कर लेते हैं, किसी पब्लिकेशन से या कहीं वेबसाइट से लेना होता है हमें, है ना। और दूसरा सेकंड डाटा क्या होता है, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो चलो खर्चा कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन छोटे ऑर्गेनाइजेशन के पास ना तो पैसे होते हैं ना टाइम होता है, तो उनके लिए सेकंड डाटा बहुत एडवांटेज होता है। और डिसएडवांटेज क्या होता है सेकंड डाटा के, रिस्की होता है, रिलायबिलिटी है या नहीं है, एडुकेट है या नहीं है, ठीक, क्योंकि जिस बंदे ने कलेक्ट किया, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया, उन्होंने अपने हिसाब से या अपने जो उनके रिक्वायरमेंट्स है उसके सब डाटा कलेक्ट किया, आपके हिसाब से नहीं किया है। इट इज डिफिकल्ट टू जज वेदर द सेकंड डाटा इज सफिशिएंटली एक्यूरेट और नॉट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसएडवांटेज है सेकंड डाटा का। सेकंड डाटा मे नॉट बी अवेलेबल फॉर सम इन्वेस्टिगेशंस, जरूरी नहीं है आपको कुछ भी चाहिए तो आप सेकंड डाटा से ले सकते हो, काफी डाटा होते हैं जो सेकंड डाटा के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक। तो इसलिए सेकंड डाटा के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। और प्राइमरी डाटा का सबसे अच्छा फायदा वही है कि आपको जो डाटा चाहिए, जैसा चाहिए, आप वैसा उसे कलेक्ट कर सकते हो। आगे अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्वेश्चनर मेथड, जो का अगला क्वेश्चन भी है, तीसरा आप ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, उसके अलावा रहता है आपका टेलीफोन, ईमेल भी बोल सकते हो, आजकल ईमेल पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, शेड्यूल मेथड, इंटरव्यू मेथड, ठीक है। तो ये सब कुछ मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, ये पहले दोनों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आने के इनके बहुत चांसेस रहते हैं। क्वेश्चनियर तो फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, तो ये तो वो लोग मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चनर के बारे में, कि क्वेश्चनर कैसे बनाते हैं, आपको कौन कौन से पॉइंट है जो दिमाग में रखने होते हैं क्वेश्चन बनाते टाइम, जैसे कि
कवरिंग लेटर होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी केप्ट मिनिमम, क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट, एम्बैगस, क्वेश्चंस ऑफ सेंसिटिव और पर्सनल नेचर शुड बी अवॉइडेड, है ना, लॉजिकल अरेंजमेंट, क्रॉस चेक, फुटनोट्स। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्वेश्चनर के ऊपर। मैंने बहुत अच्छे से अपनी वीडियो में समझाया हुआ है, जाके गो थ्रू कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको 2-3 बार कवर कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है। फेवरेट टॉपिक है ये एग्जामिनर का, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज ऑफ सेकेंड डाटा। हमने प्राइमरी डाटा के सोर्सेज पढ़े थे, अब सेकेंड डाटा के। सेकेंड डाटा में क्या क्या आता है? दो तरह के सोर्स आते हैं, एक पब्लिश सोर्स, एक अनपब्लिश सोर्स, ठीक है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक सोर्स 3 सोर्स हो गए हैं, ठीक है, पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड और इलेक्ट्रॉनिक सोर्स। पब्लिश में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डाटा इशू किया है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो गया, इंटरनेशनल पब्लिकेशन हो गया, जैसे वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, IMF, उन्होंने कोई डाटा निकाला है तो, ठीक है। सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस की किसी कॉर्पोरेट ने निकाला है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने निकाला है, पंचायत ने कोई डाटा निकाला है तो, कमिटीज एंड कमीशन ने कोई डाटा निकाला है तो, ठीक है। अनपब्लिश में कौन कौन से आते हैं? अनपब्लिश में आ जाते हैं आपके, यहाँ पे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाता है, जैसे कि कोई न्यूज़पेपर हो गया या जर्नल हो गया, उसमें कोई डाटा आया तो। अनपब्लिश में कि किसी भी इंडिविजुअल कंपनी ने या किसी ने, रिसर्चर ने या इंस्टीट्यूशन ने या ट्रेड एसोसिएशन ने कोई डाटा निकाला है तो अनपब्लिश सोर्स हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सोर्स वही जो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मिलता है, गूगल पे, याहू पे, इन सब चीजों पे जो डाटा मिलता है उसे अनपब्लिश सोर्स बोलते हैं, ठीक है। अगला है, व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक व्हाइल यूजिंग द डाटा फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स से डाटा कलेक्ट करते हुए आपको किन चीजों का ध्यान रखना होता है? सबसे पहले सुटेबिलिटी, कि वो कितना सुटेबल है डाटा, वो सही है या नहीं है। ऐसी आप किसी वेबसाइट डाटा उठा रहे हो या किसी भी अनपब्लिश सोर्स का डाटा उठा रहे हो सकता है आप उसके ऊपर काम करो और आगे जाके पता लगे डाटा ही गलत है और आपने जो पूरे 6 महीने की मेहनत की है या 2 महीने की मेहनत की है सब खराब हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सुटेबिलिटी, देन रिलायबिलिटी एंड एडुकेसी। कितना सुटेबल है डाटा, कितना रिलायबल है और कितना एडुकेट है आपके पर्पस के लिए, जिसके लिए आप आगे उस डाटा को यूज करने वाले। इजी है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इजी क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन डाटा मतलब डाटा को अलग अलग हिस्सों में बांटना, उसके बहुत तरीके होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं पहले वो बात कर लेते हैं, डाटा को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। डाटा को क्लासिफाई किया जाता है काफी वेज में। पहला ज्योग्राफिकली, किसी एरिया के हिसाब से या रीजन के हिसाब से, देन क्रोनोलॉजिकली, टाइम के हिसाब से, इवेंट्स के हिसाब से बांटा जाता है, देन क्वालिटेटिव एंड देन क्वांटिटेटिव। तो चार तरीके हैं जिनके हिसाब से आपको टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन डाटा को क्लासिफाई किया जाता है। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं टू कंडेंस द मास ऑफ डाटा, मतलब जो बहुत ज्यादा बड़ा डाटा होता है उसको छोटा करने के लिए, उसको बाइफरकेट करने के लिए, ताकि हम इजीली स्टडी कर पाए। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन एट्रीब्यूट्स ऑफ वेरिएबल, है ना, हम उनके बीच में कंपैरिजन कर सकें। टू प्रिपेयर डाटा व्हिच कैन प्रेजेंटेड इन अ टेबुलर फॉर्म, प्रेजेंट करना इजी हो उसको। टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द डाटा एट अ ग्लैंस, उसको हम इजीली प्रेजेंट कर पाएं शॉर्ट फॉर्म में, या समरी होता है ग्लैंस में, उस तरह से उसे प्रेजेंट कर पाएं, चाहे वो ग्राफ बना के हो, चाहे वो पाई चार्ट बना के हो, चाहे वो लीनियर डायग्राम बना के हो, ठीक है। इजी है, क्लासिफिकेशन डाटा कर लेना, कई बार थ्योरी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर से, ये टॉपिक कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये आपके शॉर्ट नोट्स में आते हैं। बार चार्ट क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, ओजाइव क्या होता है। ओजाइव तो आपका न्यूमेरिकल के लिए भी स्टार लगा लो, न्यूमेरिकल में भी आता है ओजाइव, तो आपको मोर देन ओजाइव कैसे निकालते हैं, लेस देन ओजाइव कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये जो मैंने अब बहुत अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है सब, तो ज्यादा कुछ है नहीं। आप लोगों ने 9-10 में पढ़ा होगा बार चार्ट क्या होता है, ठीक है। हिस्टोग्राम में क्या फर्क होता है, बार चार्ट जो साथ साथ में लगते हैं, नहीं सॉरी, ये हिस्टोग्राम होता है। बार चार्ट जो आपके ऐसे बार्स बनते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम में कुछ नहीं होता, बस वो साथ साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, ओजाइव क्या होता है, ओजाइव लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव, जहाँ पे वो कट करता है वो पॉइंट कौन सा होता है, तो वो सब जाके स्टडी कर लेना, वो सब आपके एक्सप्लेनेशन लिखने में हेल्प आएगी। इजी टॉपिक है, गो थ्रू कर लेना, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इजी के साथ साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला टॉपिक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कुछ नहीं होता है, जो भी आपके ये इनके मिड पॉइंट्स होते हैं, इनको कनेक्ट करके जो लाइन बनती है उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं।
ठीक है। और जो हमारा लेस देन ओजाई बनता है इस तरह का बनता है, और जो हमारा मोर देन ओजाई बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी इजी टॉपिक है बहुत, आप लोगों ने ऑलरेडी 9 10 में पढ़ रखा है, मीन मीडियन मोड, है ना। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पक्का आता है। यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन दिया है मैंने, लेकिन न्यूमेरिकल भी पक्का आता है, वो मैं बताता हूँ कैसे आता है। पहले कवर करते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सिग्निफिकेंस क्या है सेंट्रल टेंडेंसी के? इट शुड बी easy to understand, it should be simple to compute, it should be based on overall observation, it should be uniquely defined, it should be capable of further algebraic treatment, है ना। तो ये सब क्या आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गुड मेजर्स होते हैं किसके, सेंट्रल टेंडेंसी के। अगला आपका इंपॉर्टेंट मेजर्स या प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होनी चाहिए, मतलब और कौन कौन से, मतलब कहाँ पे आते हैं या सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या चीजें आपकी इन्वॉल्व होती है। जैसे अर्थमेटिक मीन हो गया, वेटेड मीन हो गया, मीडियन, क्वार्टाइल, मोड, मोड को जेड की तरह भी शो करते हैं, ठीक है। और उसका अर्थमेटिक मीन को इसकी तरह शो करते हैं, है ना। उसके अलावा आपका ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो ये सब आपके सेंट्रल टेंडेंसी के सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी का मेनली जो मकसद होता है वो आपका स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन द सेंटर पॉइंट और टिपिकल वैल्यू ऑफ द डाटाबेस। जो भी आपका डाटाबेस है उसका सेंटर पॉइंट क्या है वो निकालना किसका काम, मतलब उस किसकी मदद से निकालते हैं हम लोग, सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से निकालते हैं। चाहे वो मीन है, मीडियन है, वेटेड मीन है, मोड है, वो सबकी हेल्प से निकालते हैं, है ना। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना, इजी टॉपिक है। अगला है रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड। मैंने आपको न्यूमेरिकल के जरिए से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला होता है, अगर जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है या पढ़ा है उनको पता होगा, मीन मीडियन मोड के जो फॉर्मूला होता है कौन सा होता है जिससे कि हम तीनों के बीच का रिलेशन निकालते हैं, वो होता है हमारा मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। ये आपका, अगर आपका थ्योरी में क्वेश्चन आता है तो वहां पे भी आपको एक्सप्लेन कर देना, इस तरह के क्वेश्चन में आता है तो, ठीक है। अगर आपका न्यूमेरिकल आता है तो वहां तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही, है ना। जो उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है बहुत इजी है कि वो एक आपको डाटा दे देंगे, उसमें ही बोल देंगे आपको मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, और आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फ्री के 20 मार्क्स है, क्योंकि मीन मीडियन मोड निकालना 9 10th क्लास में सिखाते हैं, और आप एमबीए में आके मीन मीडियन मोड नहीं निकाल पा रहे हो तो वो फिर आपके में कहीं कमी है या आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर मीन मीडियन मोड निकालने के लिए आता है तो आपका सबसे इजी क्वेश्चन होगा वो एग्जाम का, तो उसको तो मत छोड़ना। मैंने बहुत अच्छे से उसका तीनों मेथड्स मीन निकालने के, जो आपके मीडियन के हैं, डिस्क्रीट सीरीज, एज्यूम मीन मेथड्स, कंटिन्यूअस सीरीज, सब सीरीज में आपके मीन मीडियन मोड निकालना सिखाया है बहुत इजी वे में, तो जाके कवर कर लेना, स्किप मत करना। ये क्वेश्चन आता है तो आपके वहां पे 20 नंबर पूरे होने चाहिए। न्यूमेरिकल का पता है सबसे अच्छा फायदा क्या है, कि अगर आपको न्यूमेरिकल आता है ना तो आप 20 नंबर का क्वेश्चन भी आप 15 मिनट में कर सकते हो, 15 में ज्यादा क्वेश्चन 10 मिनट में कर सकते हो, तो बाकी जो टाइम बचेगा वो आप बड़े आंसर्स लिखने में, बाकी क्वेश्चन में हेल्प आएगी आप। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस ब्लॉक का, व्हाट इज द मेजर ऑफ वेरिएशन और dispersion, explain its significance, also list the properties of the good measure of variation, what are the common measure of dispersion। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाया मैंने, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको एक ही क्वेश्चन में 3 4 चीजें पूछ ली जाएंगी। सबसे पहला, वेरिएशन और डिस्पर्जन क्या होता है। वेरिएशन और डिस्पर्जन मतलब कि आपने दो डाटा लिए, ये मान लीजिए डाटा ए है, ये डाटा बी है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें कौन बताता है, वेरिएशन या डिस्पर्जन बताता है, ठीक है। अगर उनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगा तो आपकी वैल्यू 0 आएगी, अगर उनके अंदर वेरिएशन होगा तो उतनी ही, जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतनी ज्यादा उनकी वैल्यू निकलेगी। तो ये हमें पता लगता है वेरिएशन से, डिस्पर्जन से, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या होता है,
अब जाहिर सी बात है आपको डाटा एनालाइज करना है, डाटा देखना है कि उसको रिलेटेबल है या नहीं है, तो आपको उसकी सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए। मेजरिंग वेरिएबिलिटी डिटरमाइन द रिलायबिलिटी, आपको ये पता लगेगा कि उसके ऊपर डाटा को आपको रिलाय करना है नहीं करना, जो मतलब डाटा के ऊपर नहीं, उस जो स्टडी है उसको आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ आए। मान लो कि एक आइसक्रीम कंपनी ये डाटा निकाले कि सीजनल फैक्टर उनके प्रोडक्ट की सेल को इंपैक्ट करता है नहीं करता। मतलब सर्दियां आने पे उनकी आइसक्रीम की सेल बढ़ती है या नहीं बढ़ती, या गर्मियों में उनकी आइसक्रीम की सेल बढ़ती है नहीं बढ़ती, या मतलब क्या डाटा रहता है। तो उस टाइम पे अगर सीजनल फैक्टर और आइसक्रीम की सेल का हम लोग रिलेशन निकालें तो क्या वो जीरो आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो जीरो नहीं आएगा। क्यों जीरो नहीं आएगा? क्योंकि उनका रिलेशन है उनके बीच में। गर्मियों में आइसक्रीम की सेल बढ़ती है, सर्दियों में कम हो जाती है, तो सीजनल फैक्टर इंपैक्ट करता है आइसक्रीम की सेल्स पे। तो अब हम उसके अंदर वेरिएशन निकालेंगे, डिस्पर्जन निकालेंगे, तो क्या वहां पे जीरो आएगा? नहीं, क्योंकि वो इंपैक्ट करता है। अब हम कोई ऐसी चीज लें जो इंपैक्ट ही ना करता हो आइसक्रीम की सेल के ऊपर। आइसक्रीम की सेल के को हम चाय की सेल्स, टी की सेल्स के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो शायद जीरो आए, उन दोनों को लेने नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डाटा का सिग्निफिकेंस देखना होता है कि हम पहले ही वेरिएशन निकाल लेते हैं, डिस्पर्जन निकाल लेते हैं, उनके जो रिलेशन है भी या हम बिना मतलब मेहनत कर रहे हैं। Another purpose of measuring variability is to determine the nature and cause variation in order to control the variation itself. दूसरा तरीका क्या होता है ताकि हम वेरिएशन निकाल पाएं और फिर उसको टाइमली कंट्रोल कर पाएं। ठीक है, और एक और सिग्निफिकेंस क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस, कंपैरिजन करने में हेल्प होती है ना। मेजरिंग वेरिएबिलिटी इज ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं उनमें बहुत हेल्पफुल होता है वेरिएशन और डिस्पर्जन। तो ये थे हमारे वेरिएशन, सिग्निफिकेंस, डिस्पर्जन के, वेरिएशन के। ऑल्सो लिस्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड मेजर ऑफ वेरिएशन। ये सिंपल टॉपिक है कि इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, सिंपल टू कंप्यूट होना चाहिए, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, यूनिकली डिफाइंड होना चाहिए, कैपेबल टू फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। तो ये इजी है, पढ़ लेना एक बार। जहाँ पे भी गुड मेजर्स आए, किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज हैं, तो वहाँ पे भी ये सारे टॉपिक्स आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मोस्टली में यही आते हैं। ठीक है, अगला है आपका व्हाट आर द कॉमन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के कॉमन मेजर्स कौन कौन से हैं? इनको पहले हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। वो क्या है आपके? एक आता है एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा आता है आपका रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर में आपके 4 पॉइंट आते हैं। पहला रेंज, दूसरा मीन डेविएशन, तीसरा क्वार्टाइल डेविएशन, चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने बहुत अच्छे से चारों मेरी वीडियोस को कवर किए हैं, जाके देख लें। उनके न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। रिलेटिव मेजर्स में क्या आते हैं? इनके कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, अगला कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, अगला कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, अगला कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो कॉमन मेजर्स में आपके ये सारे आते हैं। इनकी थ्योरी पढ़ लेना। कई बार क्वार्टाइल डेविएशन ही एक्सप्लेन करने को आ जाता है शॉर्ट नोट्स में, या स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से शॉर्ट नोट्स में एक्सप्लेन करने को आ जाएगा आपको, है ना। तो इनकी थ्योरी कवर कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ब्लॉक 1 MMPC 005 का। ये कुछ आपके न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं जो कि आपको ब्लॉक 1 से कवर करने हैं। एक चीज ध्यान रखना, MMPC 005 में आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्किप करके मत जाना। ठीक है, आपका आधा पेपर न्यूमेरिकल्स के ऊपर आने वाला है, तो इसलिए न्यूमेरिकल्स के ऊपर आप अच्छे से ध्यान देना, उनको सॉल्व करना, फॉर्मूला अच्छे से याद करके जाना। हिस्टोग्राम बनाने को तो फ्री के मार्क्स हैं, बचपन से बना ही रहे हो आप लोग। ओजाइव अच्छे से कर लेना। कुछ बच्चे ओजाइव में लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव, उसको बनाते टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेस देन ओजाइव कैसे बनता है, मोर देन ओजाइव कैसे बनता है, तो वो कवर करना अच्छे से। मीन मिडिल मोड जैसे बता चुका हूँ, अगर ये टॉपिक आता है तो फ्री के मार्क्स हैं आपके। मिडिल मोड अगर आप क्वेश्चन में आता है आपको, तो वो तो छोड़ना ही नहीं है। वो तो 9th-10th क्लास से निकाल रहे हो मीन मिडिल, तो एमबीए में तो आपको आना ही चाहिए। क्वार्टाइल डेविएशन मैंने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब टॉपिक मैंने बहुत अच्छे मेरी वीडियो में कवर किए हैं।
ये आपका लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। बोवेल्स मेजर ऑफ स्क्यूनेस, तो इसके भी क्वेश्चन कर लेना। ये सब सारे टॉपिक मैंने मेरी वीडियोस में अच्छे से कवर किए हुए हैं, गो थ्रू कर लेना एक बार। फिर भी कोई डाउट आए तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा टाइम निकाल के। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा। आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों का जरूर शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।